नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। जहां से पिछली बार इस वीडियो को छोड़ा था वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो भैया, सोशलिज्म की अवधारणा की बात की। अभी सोशलिज्म की अवधारणा में बात करते हैं हम लोग कम्युनिज्म की। देखिए, सोशलिज्म कहीं ना कहीं सीधे सीधे रिवॉल्ट की बात नहीं करता है, बट कहीं ना कहीं कम्युनिज्म सीधे सीधे रिवॉल्ट की बात करता है। सोशलिज्म की फिलॉसफी एक ऐसी फिलॉसफी है जिसको आप डेमोक्रेसी के साथ मिला सकते हैं। आप देखिए, हमारे संविधान में, भारत के संविधान में सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। तो सीधा सीधा बात यह है कि सोशलिज्म में आप डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप कुछ भी मिला सकते हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट कम्युनिज्म में ये चीज पॉसिबल नहीं है। कम्युनिज्म एक अलग ही प्रकार की चीज है। कम्युनिज्म क्या है, इसको यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। और इसका जो बेस है वो है आपकी कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी। कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या बोलती? 1818 से लेके 1883 के टाइम पीरियड में कार्ल मार्क्स एक्टिव थे। इनके साथ एक और ऑथर है, फ्रेडरिक एंजल्स इनका नाम है। ये 1820 से लेके 1895 के टाइम पीरियड में एक्टिव थे। इन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए। मार्क्स साहब ने क्या बोला कि ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ना, ये कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिज्म की थ्योरी यहां निकल के आ रही है। कैपिटलिस्ट क्या करते हैं कि ये अपना पैसा फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं और इस पैसे से जो भी प्रॉफिट होता है उससे कैपिटलिस्ट अपनी रोटियां सेकते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट कैपिटलिस्ट किसके दम पे कमा रहे हैं? वर्कर्स के दम पे करा रहे हैं। तो एक्चुअली में काम कौन कर रहा है? वर्कर कर रहा है। और फायदा कौन उठा रहा है? कैपिटलिस्ट उठा रहा है। वर्कर की कंडीशन बद से बदतर है तो अब पूरा का पूरा प्रॉफिट रीप कर रहे हैं प्राइवेट कैपिटलिस्ट। तो अब इस कैपिटलिज्म को उखाड़ के बाहर फेंकना होगा, रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करना पड़ेगा। ये थ्योरी दी कार्ल मार्क्स साहब ने। आगे बढ़ने से पहले वही चीजें, वीडियो पे लाइक का बटन अगर अब तक आपने नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। एक छोटा सा कमेंट डाल दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए अगर आपके लिए पॉसिबल हो उस वीडियो को शेयर करना। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, नहीं किया अब तक तो। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के आप मेंबर बन सकते हैं। इसके थ्रू मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मेरे बाकी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स के जवाब दूंगा। तो भैया, मार्क्स ने क्या बोला है? प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म करो, कैपिटलिज्म को ओवरथ्रू करो। ये जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, ये जो प्राइवेट ओनरशिप काम करवा रही है, इसको खत्म करिए और कहीं ना कहीं उसके बजाय एक रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनाइए। सोशलिज्म अपने रेडिकल फॉर्म में, जहां पे सारी की सारी प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल्ड हो, और इसको बोला जाएगा कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब ये जो कम्युनिज्म की अवधारणा निकल के आई ना, कैपिटलिज्म प्राइवेट ओनरशिप की अवधारणा के बिल्कुल अगेंस्ट है। सोशलिज्म में भी प्राइवेट ओनरशिप के अगेंस्ट बात हो रही थी। कम्युनिज्म थोड़ा सा सोशलिज्म से ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है। एक और फर्क है कम्युनिज्म और सोशलिज्म में। कम्युनिज्म में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ही नहीं। कम्युनिज्म में देयर इज नो सच थिंग एज प्राइवेट प्रॉपर्टी, सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड है। सोशलिज्म में कुछ हद तक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, लिमिटेड एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है। अब बात करते हैं सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। 1870s में सोशलिस्ट आइडिया पूरे यूरोप में फैल गए और इन सोशलिस्टिक आइडियाज को एक इंटरनेशनल बॉडी का फॉर्म दिया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। ये सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना ताकि सोशलिज्म की फिलॉसफी को पूरी दुनिया में फैलाया जाने लगा। अब वर्कर्स अपने राइट्स के लिए कुछ देशों में एक्टिव हो रहे थे, तो जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देशों में वर्कर्स ने अपने एसोसिएशन बनाने शुरू कर दिए ताकि वो अपनी लिविंग और वर्किंग कंडीशंस को अच्छा कर पाए। तो इन वर्कर्स ने अपने खुद के फंड बनाने शुरू कर दिए ताकि मेंबर्स को परेशानी के समय पे, डिस्ट्रेस के समय पे सब लोग मिलके कुछ फंड प्रोवाइड कर पाएंगे। ये जो वर्कर एसोसिएशन बने, ये वर्कर एसोसिएशन आपस में अपने लीडर्स को वोट डाल के चुनते थे, अपने आप को आपस में सपोर्ट करते थे कि जो वर्कर्स हैं उनके वर्किंग आवर्स को रेगुलेट किया जा सके। तो इन सब तरीके की चीजों की बात करने लगी। जर्मनी में ये जो एसोसिएशंस थे वो जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से इन्वॉल्व थे, और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी धीरे धीरे जनवरी में औकात में बढ़ रही थी। कुछ पार्लियामेंट्री सीटें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जर्मनी में जीती। 1905 में सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियंस ने लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में, और एक सोशलिस्ट पार्टी बनी फ्रांस में। लेकिन 1914 तक कभी भी सोशलिस्ट एक गवर्नमेंट नहीं बना पाई यूरोप में, और 1914 के बाद तो पहला वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। तो फिर तो गवर्नमेंट क्या ही बनेगी। 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। तो आप देखोगे सोशलिस्टिक आइडियल्स के
आधार पे बनी हुई पॉलिटिकल पार्टियों की औकात ग्रेजुअली बढ़ रही थी, बट वो पूरी तरीके से सरकार नहीं बना पा रहे थे। 1914 में आ जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में ही एक कंट्री निकलेगी जो पूरी तरीके से सोशलिज्म को अडॉप्ट करते हुए नजर आएगी। उसको थोड़ी देर पे आते हैं। तो अब देखिए सोशलिज्म के बारे में क्या बोला जा रहा है। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, their ideas did shape legislation, but governments continued to be run by conservative liberals and radicals। यानी सोशलिस्टिक फिलॉसफी जोर पकड़ रही थी, उनका इफेक्ट, उनका डोमिनेंस, उनका रुतबा आ रहा था पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स पे, बट कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन को पूरी तरीके से बना नहीं पा रहे थे ये सोशलिस्ट। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अब भी कंजर्वेटिव लिबरल्स और रेडिकल्स ही चला रहे थे। यहां पे एक इवेंट होगा, अब हम तो खैर 1914 तक पहुंच गए, लेकिन एक इवेंट है पेरिस कम्यून ऑफ 1871। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे एक तरफ आर्मी के लोग खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ जो पेरिस की जनता है वो सड़कों पर उतर आई है। ये पेरिस का एक सीन है, 1871 का एक इवेंट है। इस इवेंट में हुआ क्या, एक पॉपुलर अपराइजिंग हुई पेरिस में मार्च टू मई 1871 में। हुआ ये कि पेरिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसको कम्यून बोलते हैं, टाउन काउंसिल, उसको उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया पेरिस के लोगों ने। तो पेरिस के वर्कर्स, ऑर्डिनरी पीपल, प्रोफेशनल्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सब सड़क पे उतर आए और उन्होंने फ्रेंच स्टेट था, जो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसको आप कम्यून बोलते हो, सॉरी, जिसको आप कह सकते हो ना, ये जो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन था, इस फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट बवाल छेड़ दिया। और यहां पे जिन्होंने बवाल छोड़ा उनको बोला गया पेरिस कम्यून। यानी ये पेरिस कम्यून गवर्नमेंट फोर्सेस और स्टेट के ऑपरेटर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहा था। फाइनली गवर्नमेंट ट्रूप्स एंट्री मारेंगे और पेरिस कम्यून को पूरी तरीके से क्रश कर देंगे। लेकिन ये देखा गया कि ये जो पेरिस कम्यून था, ये जो लोग थे, ये सरकार की जो ओवरऑल टोटलिटेरियन टेंडेंसी है, जो ओवरऑल सरकार की रूल करने के तरीके हैं, उसके अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं। तो देखा गया इसको एक तरीके की सोशलिस्ट अपराइजिंग की तरह देखा गया दुनिया भर में जो सोशलिस्ट थे। पेरिस कम्यून को देख के कोट करके सोशलिस्ट ने बोला, आगे आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा जब ये सोशलिस्ट लोग उठेंगे और दावा बोल देंगे किसके अगेंस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सोशलिज्म में वायलेंस नहीं हो सकता। वायलेंस सोशलिज्म में भी हो सकता है, वायलेंस कम्युनिज्म में भी हो सकता है। कम्युनिज्म को आप थोड़ा एक्सट्रीम मान सकते हो सोशलिज्म से, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कम्युनिज्म में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सोशलिज्म में लिमिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी रखी जा सकती है। अब ये जो पेरिस कम्यून हुआ, इसको दो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए याद किया जाता है। पहली बात तो यहाँ पे वर्कर्स ने रेड रंग का झंडा अडॉप्ट किया, कहीं ना कहीं रेड रंग के झंडे को कम्युनिस्ट से जोड़ा जाता है। दूसरा, ये मार्साइलेस के लिए भी फेमस है। मार्साइलेस में सही तरीके से प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूं तो आई एम सॉरी। ये एक वार सॉन्ग है जिसको 1792 में लिखा गया। ये कम्यून का सिंगल बना, पेरिस कम्यून का, और बाद में इसको लिबर्टी के लिए एक स्ट्रगल की तरह देखा गया। पेरिस कम्यून को आप लोग किसके साथ जोड़ो दोस्तों, आप लोग पेरिस कम्यून को उस फ्रांस की सोसाइटी के साथ जोड़ो जहां पे लोगों को अब भी दगाया जा रहा था। सोचिए 1789 में ही फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑलमोस्ट शुरू हो गया है, और यहां पे देखिए ये कब हो रहा है, 1871 में हो रहा है। मतलब 1789 में जो इक्वालिटी, लिबर्टी के लिए लड़ाई शुरू हुई थी, 1871 तक भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला था। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो मोनार्क थे, ये राज करने वाले लोग थे, ये लोगों को हाथ में ताकत देना ही नहीं चाहते थे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते रशियन रेवोल्यूशन की। रशिया उस समय पे अगर बात की जाए, और किस समय की बात हो रही, 1917 की बात हो रही है। पूरे यूरोप की अगर आप बात करो तो उस समय पे रशिया वाज द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड। रशिया में भी सोशलिस्ट का राज हो गया कब, अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया इन्वॉल्व था। रशिया की लाखों की तादाद में सोल्जर्स मरे। जब लाखों की तादाद में रशिया के सोल्जर्स मरने लगे, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को की शहर पे सड़कों पे उतर आए लोग। सेंट पीटर्सबर्ग शहर जाइए दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत शहर है। मतलब मेरे हिसाब से मैं आज तक जहां भी गया हूं, मुझे सेंट पीटर्सबर्ग शहर अच्छा लगा है। मैं ज्यादा कंट्रीज तो नहीं गया हूं, 5-6 कंट्रीज ही गया हूं, बट सेंट पीटर्सबर्ग इज समथिंग डिफरेंट। जबरदस्त सिटी, उसका कल्चर, उसका ऑरा ही अलग है। ये जो फोटो दिख रही है आपको यहाँ पे सार निकोलस II की, ये व्हाइट हॉल ऑफ द विंटर पैलेस की फोटो है। सेंट पीटर्सबर्ग 1900 की ये फोटो है। ये व्हाइट पैलेस जो विंटर पैलेस है,
ये भी सेंट पीटर्सबर्ग का एक बहुत ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हालांकि अगर आप इसको एक न्यूट्रल पर्सन सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह देखने जाओगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा, क्योंकि ऐसी ऐसी फोटोज लगा रखी हैं जिसके साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बट फ्रांस के लोग कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रांस के लोगों की हिस्ट्री में चीजें पढ़ाई जाती। हम लोग ऑब्वियस सी बात है इंडियन हिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे। चलिए वापस आते हैं। तो भैया फरवरी 1917 में अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ और फ्रांस की ये जो मोनार्की थी जार निकोलस II, इसको उखाड़ फेंका गया। ओके, इसको बोला गया है रशियन रेवोल्यूशन। अब ऐसी क्या कंडीशंस आ गई, ऐसी क्या सोशल और ऐसी क्या पॉलिटिकल कंडीशंस आई रशिया में कि भैया रशिया में रेवोल्यूशन ही छिड़ गया। इसलिए 1917 से 2-3 साल पहले जाना पड़ेगा। 1914 में जार निकोलस का राज था रशिया पे, और अगर आप देखें तो उस समय पे मॉस्को, फिर रशियन एम्पायर में फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, आपका एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब रशिया के अंदर आता था। कहीं ना कहीं सेंट्रल एशियन स्टेट जैसे जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, ये भी रशिया के अंदर आता था। ये जो अजरबैजान और अर्मेनिया की भी लड़ाई चल रही थी और नगोर्नो काराबाग का जो इलाका था, ये सब रशिया के अंदर था उस समय पे। रशिया में कौन सा धर्म प्रैक्टिस किया जाता था? रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी से निकली थी। लेकिन रशिया में उस समय में भी कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट सब लोग रहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी 1900 से लेकर 1915 तक की लगभग यहां पे बात कर लीजिए, रशिया की जो मैक्सिमम आबादी थी ना, एग्रीकल्चरिस्ट थे, फार्मर्स थे, जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। अराउंड 85% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर से अपनी कमाई करते थे। बाकी यूरोपियन कंट्रीज से अगर आप इसको कंपेयर करोगे, किसको, अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, तो ये नंबर रशिया में बहुत ज्यादा था। क्योंकि फ्रांस और जर्मनी में 40% से लेकर 50% के बीच में थी इनकी पॉपुलेशन दैट वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। रशिया एक बहुत मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का। अब ऐसा नहीं कि रशिया में इंडस्ट्री थी ही नहीं, देखिए रशिया में इंडस्ट्री थी, बट वो इंडस्ट्री कुछ जगहों पे कंसंट्रेटेड थी। जैसे सेंट पीटर्सबर्ग के पास, मॉस्को के पास इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड थी। इन इंडस्ट्रियल टाउन्स में क्राफ्टमैन भी हुआ करते थे, जो टेक्निकल और स्किलफुल काम किया करते थे। तो लार्ज फैक्ट्रीज भी थी, छोटी छोटी क्राफ्ट वर्कशॉप्स भी थे। बहुत सारी फैक्ट्रीज रशिया में 1890s में खुली। रशिया का रेलवे नेटवर्क बहुत तेजी से एक्सपेंड होना शुरू हुआ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में आया रशिया में। कोल प्रोडक्शन डबल हुआ, आयरन और स्टील आउटपुट डबल हुआ। रशिया में नेचुरल रिसोर्सेज को कोई कमी नहीं है। ओके दोस्तों, और 1900s आते आते फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन जो भी पॉकेट थे, इंडस्ट्रियल पॉकेट थे रशिया में, ऑलमोस्ट बराबर हो गए। ये आपको एक फिगर दिख रहा है प्री वॉर सेंट पीटर्सबर्ग का, यानी 1914 से पहले की ये फोटो है। आप देखिए कितनी क्रैम्प पोजीशन में कितने सारे रशियन लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग की ये फोटो है। ओके, अब फिर आगे बात की जाए, उस समय पे रशिया में जो इंडस्ट्री थी, ऑब्वियसली बात है वो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में थी। ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ओनरशिप थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी लार्ज फैक्ट्रीज को, बट ओवरऑल सारी की सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स थे वो इनको ओन करते थे। गवर्नमेंट का सुपरविजन था। गवर्नमेंट इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को रेगुलेट करती थी। तो ये बोला जाता था कि भाई कुछ अमाउंट ऑफ मिनिमम वेजेस तो देनी है लोगों को, लोगों से एक लिमिट से ज्यादा काम करवाना नहीं है। लेकिन ये जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे, जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स थे, ये करप्ट थे। ये कॉर्पोरेट्स के साथ मिले हुए थे, खुले आम लोगों का शोषण करता था। 15-15 घंटे लोगों से काम कराया जाता था। अकोमोडेशन के नाम पे छोटे छोटे रूम्स और डॉर्मेट्री दिया करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रशिया में वर्कर्स कैसे चादर बिछा के यहाँ पे छोटे छोटे इन बंकर्स में सो रहे हैं। इतने थके हुए होते थे कि कहीं भी सो जाते थे, मच्छर काटे कुछ भी काटे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि रशिया का मौसम ठंडा है तो वहां पे इतने मच्छर है नहीं, और ये फैमिलीज को अपने साथ रख नहीं पाते थे। वर्कर्स भी एक सोशली डिवाइडेड ग्रुप था। कुछ ऐसे वर्कर्स थे जिनके अभी भी विलेजेस के साथ लिंक थे। कुछ लोग पूरी तरीके से अपना विलेज छोड़ के शहरों में आके सेटल हो चुके थे। एक मेटल वर्कर का अकाउंट है सेंट पीटर्सबर्ग में। इस मेटल वर्कर ने बोला कि भैया जितने भी वर्कर्स थे उनके बीच में मेटल वर्कर्स को एरिस्टोक्रेट माना जाता था, यानी नोबिलिटी माना जाता था। मतलब वर्कर्स ने भी अपने बीच में क्लासेस बना रखे थे अपनी स्किल के आधार पर ऑब्वियसली। तो मेटल वर्कर्स को ज्यादा स्किल्ड माना जाता था। कहा जाता था कि उनके काम में ज्यादा ट्रेनिंग, ज्यादा प्रिसीजन और ज्यादा स्किल लगता है। वुमेन देवर अप्रोक्सीमेटली 31% ऑफ द लेबर क्लास। लेकिन वुमेन को जो सैलरी दी जाती थी ना, वो मेन से कम दी जाती थी। तो मेन को जितनी सैलरी दी जाती थी, वुमेन को उसका आधे से लेकर 75% के बीच में सैलरी दी जाती थी। अब लोगों के पहनावे, वर्कर्स के पहनावे और मैनर्स में भी काफी फर्क था।
यहां पे कुछ वर्कर्स ने धीरे धीरे एसोसिएशन बनाने शुरू कर दिए। इन एसोसिएशन का काम क्या था कि वर्कर्स की फाइनेंशियल हार्डशिप के दौरान उनको कुछ पैसा दिया जा सके, जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है उनकी थोड़ी मदद की जा सके। ये सब इनका एम था इन एसोसिएशंस का। कहीं ना कहीं वर्कर्स के बीच में बहुत सारे डिसेंशंस थे, बहुत सारे डिवीजन्स थे, पर इन सब डिवीजन्स के बावजूद भी जब भी अपने राइट्स के लिए लड़ने की बात होती थी, स्ट्राइक पे जाने की बात होती थी, हड़ताल पे जाने की बात होती थी, तो वर्कर्स काम बंद करते थे, हड़ताल पे जाते थे। कभी कभी इनको डिसमिस भी कर दिया जाता था, कभी कभी वर्क कंडीशन पे थोड़ा रिलैक्सेशन कर लेते थे। इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं। 1896 से 1897 के पीरियड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी स्ट्राइक्स देखी गई रशिया में। ऑब्वियसली बात है, पूरे रशिया में नहीं, चूंकि इंडस्ट्रियल पॉकेट्स मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास लिमिटेड थी। मेटल इंडस्ट्री में स्ट्राइक्स देखी गई 1902 के लगभग। फिर आप देखेंगे कंट्री साइड में, यानी कि जो आउटस्कर्ट्स हैं रशिया के, इंडस्ट्रियल पॉकेट से बाहर निकल के देखिए। आज की डेट में भी दोस्तों अगर आप रशिया देखो तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को का इलाका ज्यादा डेवलप्ड है। क्यों डेवलप्ड है? क्योंकि वो ट्रेडिशनली हिस्ट्री से ही डेवलप्ड हो रहा है। लेकिन कंट्री साइड अगर आपको रशिया की गरीबी जानी है, देखनी है, तो आपको उसको आउटस्कर्ट्स वाले इलाके में जाना पड़ेगा। आउटस्कर्ट्स के इलाके में पीजेंट सारा लैंड कल्टीवेट करते थे। फिर भाई नोबिलिटी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स टर्स के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, और वर्कर्स की तरह पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे। जैसे वर्कर्स डिवाइडेड थे ना कि मेरा ये स्किल है, मेरा ये स्किल है, पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे। पीजेंट्स डीपली रिलीजियस थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो यहां पे पीजेंट्स के दिमाग में नोबिलिटी के लिए किसी भी प्रकार की रिस्पेक्ट नहीं थी। ओके, नोबिलिटी को अपनी ताकत कहां से मिलती थी? नोबिलिटी को अपनी ताकत मिलती थी किंग से, एम्परर से। तो जार निकोलस टू के तलवे चाटो, तो जार निकोलस टू हमको बड़े बड़े लैंड ले लेगा, हम उन बड़े बड़े लैंड से टैक्सेस कलेक्ट करके अपनी एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जिएंगे, ये सोचती थी नोबिलिटी। लेकिन आप देखिए दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान एक ट्रेंड देखा गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो नॉबल्स थे, उनके जो पीजेंट्स थे ना, वो उन नॉबल्स के प्रति डेडिकेटेड थे। उन पीजेंट्स को लगता था कि कम से कम ये नॉबल्स हमको रहने खाने का पैसा तो दे रहे हैं, हमारी फैमिली कम से कम सर्वाइव तो कर रही है इन नॉबल्स के चलते। तो ये चीज थी फ्रेंच में, फ्रांस में। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं था। रशिया में ये जो पीजेंट्स थे, ये घृणा करते थे नॉबल्स से। ये पीजेंट्स मौका ढूंढते थे कि कैसे ना करके इस नोबिलिटी की जमीन पे कब्जा लिया जाए। तो कभी कभी वो रेंट देने से मना कर देते थे, कभी कभी एकदम से घुस के लैंडलॉर्ड्स को मार देते थे। तो लैंडलॉर्ड्स ऑन टोज रहते थे। लैंडलॉर्ड्स को पता रहता था कि कभी भी इनका दिमाग घूम सकता है, किनका? इन पीजेंट्स का। 1902 में बहुत मैसिव स्केल पे इन पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में लड़ाई हुई। बहुत से लैंडलॉर्ड्स भी बढ़े और बहुत से पीजेंट्स भी मरे। 1905 में ऐसे इंसिडेंट्स पूरे रशिया में हुए। तो रशिया पीजेंट्स यूरोपियन पीजेंट्स से इस तरीके से भी अलग थे, और वो दूसरे तरीकों से भी अलग थे। जैसे कि रशियन पीजेंट्स अपने लैंड को साथ में पूल कर लेते थे, और पूल करके जो कुछ भी प्रोड्यूस होता था उसको अपनी जरूरत के हिसाब से आपस में बांट लेते थे, जिसको आज की डेट में इंडिया में बोलते हो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जहां पे लैंड को आपने मिला लिया, लैंड को मिला के बड़े इलाके पे एग्रीकल्चर किया, उससे जो प्रोड्यूस हुआ उसको बांटा, तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ, ज्यादा रिक्वायरमेंट पूरी हुई। कुछ उस तरीके की चीजें उस समय के रशिया के पीजेंट करते थे। तो यहाँ पे वीडियो खत्म कर रहा हूं दोस्तों। अगले वीडियो में इस चीज को कंटिन्यू करूंगा। मैं बहुत डिटेल में और आराम से चीजें आपको समझा रहा हूं। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।